इटली में पढ़ाई कैसी है? मंथली एक्सपेंस कितना है? स्कॉलरशिप कब और कितनी मिलती है? इटली में और जगह क्या सीन है? लैंग्वेज बैरियर है, हमें पता है, लेकिन कितना है? अकोमोडेशन मिल जाती है? Hey y'all, this is your boy SB and welcome back to another video. In this video, we're going to be talking about whether or not you should come to Italy. If you have not watched my videos and this is the first time you're seeing me, so let me introduce myself first. मेरा नाम मोहम्मद शाजिब है, मैं पाकिस्तान के शहर कराची से हूँ और इटली में मैं जनवा में रह रहा हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ जनवा से मास्टर्स कर रहा हूँ स्ट्रेटजी इंजीनियरिंग में। तो क्या आपको स्टडीज़ के लिए इटली आना चाहिए? शॉर्ट आंसर नो, लॉन्ग आंसर डेफिनेटली यस। Let me explain. यार देखो, बात कुछ ऐसी है कि इटली इज़ अ वेरी गुड कंट्री इफ़ यू आर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, बट सारे कंट्रीज़ की तरह इटली के भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। बट द थिंग इज़ कि जब आप इटली को बाकी कंट्रीज से कंपेयर करते हो, लाइक जर्मनी, यूके, नॉर्वे एक्सेट्रा, तो इटली के कुछ जो कॉन्स हैं, जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, वो थोड़े से ज़्यादा हैं। एंड राइटली सो, क्योंकि इटली में आना बहुत आसान है, एजुकेशन ऑलमोस्ट फ्री है और स्कॉलरशिप मिल जाती है सब कुछ। लेकिन जो मसले मसाइल आते हैं स्टूडेंट्स को, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इस वीडियो का मकसद यही है, प्रो से ज़्यादा कॉन्स के ऊपर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे, क्योंकि जो पूरा पर्पस इस वीडियो का वो ये है कि आपको प्रिपेयर करना मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली, ताकि आपको वो मसले ना आए जो मुझे आए थे और जो मैं देखता हूँ बाकी स्टूडेंट्स को आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इटली की क्वालिटी ऑफ स्टडीज़ की। इटली में स्टडी की क्वालिटी जो है वो अच्छी है, मुनासिब है। यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड रैंकिंग में काफ़ी अच्छे नंबर पर रैंक करती हैं, सारी नहीं ऑफ कोर्स, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी जैसे सिपियानो यूनिवर्सिटी ऑफ रोम और मिलान की, ट्यूरिन की यूनिवर्सिटीज़ और बाकी जो यूनिवर्सिटी है वो भी अच्छी हैं। मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा, यहाँ की पढ़ाई अच्छी है। बट एक जो बात मैंने नोट की वो ये थे कि यहाँ के प्रोफेसर जो हैं, चूँकि वो इटालियन है, तो जाहिर सी बात है एक बंदा अपनी फ़र्स्ट लैंग्वेज में जो टीचिंग कर सकता है, वो अपनी सेकंड लैंग्वेज में इतनी अच्छी टीचिंग नहीं कर सकता। तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप आता है, क्योंकि इंग्लिश उनकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। ऐसा नहीं कि वो इंग्लिश बोल नहीं सकते, बहुत अच्छी बोलते हैं, लेकिन जो एक्सेंट्स होता है उनका, कभी कभार प्रॉब्लम्स आती हैं स्टूडेंट्स को वो एक्सेंट समझने में। दूसरी बात मैंने ये नोटिस की कि यहाँ पर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को थोड़ी ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एज़ कम्पेयर टू प्रैक्टिकल, बट दिस माइट बी बिकॉज मेरी जो स्टडी है, मेरा जो कोर्स है वो थोड़ा थ्योरेटिकल ज़्यादा है। तो आई कैन नॉट से दिस फॉर एवरी फील्ड, बट या दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट। यहाँ की जो सबसे अच्छी बात ये लगती है मुझे यहाँ पर, वो ये है कि एग्जाम्स में यहाँ पर मल्टीपल अटैम्प्ट्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने कोर्स पढ़ा, उसका एग्जाम अटैम्प्ट किया, आप अच्छा पास नहीं हुए या अच्छे मार्क्स नहीं आए, फॉर एग्जांपल 30 मार्क्स का एग्जाम होता है, अगर आपके 22 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, सेटिस्फाई नहीं है, तो यू कैन टेक द एग्जाम अगेन विदाउट द नीड टू स्टडी द कोर्स फ्रॉम स्क्रैच। सो बेसिकली आपने एक अटैम्प्ट दिया, आपको उसके मार्क्स पसंद नहीं है, उसके 10-15 दिन बाद उसका नेक्स्ट अटैम्प्ट होता है, वो अटैम्प्ट दे सकते हैं, और इस तरह से आप 3-4-5 अटैम्प्ट दे सकते हैं जब तक आपका वो कोर्स क्लियर ना हो। यहाँ के एग्जाम्स जो होते हैं वो बेसिकली या तो एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं, या फिर ओपन एंडेड 3-4 क्वेश्चंस होते हैं जो आपके आंसर लिखने होते हैं, या फिर थ्योरेटिकल ओरल होता है, यानी आप कोर्स पूरा पढ़ के जाएं और जो प्रोफेसर होगा आपको उससे ओरली वाइवा लेगा उसका, या फिर प्रोजेक्ट बेस्ड होता है। Now let's talk about scholarship, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको गौर से सुनना जो मैं भी कह रहा हूँ। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्कॉलरशिप मिलना और स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स मिलना। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल गई है, फॉर एग्जांपल आपका रैंकिंग में नाम आ गया है, तो इट डजंट मीन कि आप जैसे ही इटली आओगे आपको स्कॉलरशिप के फंड्स मिल जाएंगे। नहीं, काफ़ी कंसल्टेंट और काफ़ी एजेंट्स होते हैं, वो आपको यही बोलते हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिल गई है, आप जैसे इटली लैंड करोगे आपको पैसे मिल जाएंगे। और जब आप इटली लैंड करते हो तो आपको पता चलता है कि भाई स्कॉलरशिप के फंड्स को रिसीव करने के क्राइटेरिया होता है। यूजुअली वो ये होता है कि आपको 20 क्रेडिट आवर क्लियर करने होते हैं, यानी 20 क्रेडिट आवर के कोर्स के एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं, वो कोर्सेज क्लियर करने होते हैं, फिर जाके आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। और उसमें 3 से लेके 6 मंथ और इवन अप टू 12 मंथ्स तक लग जाते हैं स्कॉलरशिप को रिवॉर्ड होते होते। तो देखो, अगर रैंकिंग में नाम आ गया, पहले तो आप ये देखो कि रैंकिंग में आपका अगर नाम आ गया है तो उसके आगे क्या लिखा हुआ है। 2-3 स्टेटस होते हैं, एक होता है एलिजिबल, एक होता है सस्पेंडेड और एक होता है असाइनी, आई थिंक समथिंग लाइक दैट। तो बेसिकली एलिजिबल ये है कि आप एलिजिबल तो हो गए, लेकिन अब आपको फंड्स मिलेंगे आप जैसे क्राइटेरिया फिल करोगे। सस्पेंडेड ये होता है कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, फिर जाके आप एलिजिबल हो गए। और एक और बात ये कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी स्कॉलरशिप के रिक्वायरमेंट है कि 20 क्रेडिट आवर आपको क्लियर करने फिर जाके स्कॉलरशिप मिलेगी, तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जो कोर्सेज ऑफर होते हैं वो 20 क्रेडिट आवर के हो ही नहीं होते। जैसे मेरे साथ ये हुआ था कि मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में जितने कोर्सेज थे वो टोटल कोर्सेज ही 16 क्रेडिट आवर्स के थे, यानी अगर मैं सारे कोर्सेज क्लियर कर लूँ तब भी मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती, और मुझे नेक्स्ट सेमेस्टर के भी 4 क्रेडिट आवर के कोर्स और क्लियर करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू रिसीव द स्कॉलरशिप अमाउंट। तो मैं आया नवंबर में था और मुझे जो स्कॉलरशिप मिली थी वो अगले साल के जून में मिली थी, जून या जून के भी एंड में।
तो ये बात ध्यान रखना। और दूसरी बात ये कि स्कॉलरशिप की जो अमाउंट होती है आपको एजेंट्स और मतलब आपको इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलती है कि वो 5,000 या 7,000 मिलती है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता। उसके बाद टैक्स भी कटता है और उसमें दीगर चीज़ें और भी होती हैं जिनके पैसे कटते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप में जैसे मेरी यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप में मेरी जो स्कॉलरशिप थी वो अलीजियो की थी। तो एलिजिबल स्कॉलरशिप में ये होता है कि आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से यानी स्कॉलरशिप की तरफ से वन टाइम की मील आपको मेंसा होता है यूनिवर्सिटी का, वहाँ से आपको वन टाइम की मील दी जाती है, तो उसके भी पैसे आपकी स्कॉलरशिप से डिडक्ट होते हैं। तो मेरी स्कॉलरशिप का टोटल अमाउंट था 5,200, जो कि मुझे नेट जो अमाउंट जो मुझे रिसीव हुआ था वो 3,400 के था। तो अपने दिमाग में ये रखिएगा कि आपको ज़रूरी नहीं है कि जितनी स्कॉलरशिप अमाउंट हो वही मिले। कुछ रीजन्स की स्कॉलरशिप ऐसी होती हैं कि आपको फॉरेन स्कॉलरशिप मिल जाती है, लेकिन उसमें भी आपको क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ता है, यानी कुछ क्रेडिट आपको क्लियर करने पड़ते हैं। अगर आप वो क्लियर नहीं करो तो वो स्कॉलरशिप की अमाउंट वापसी देनी पड़ती है आपको। तो मेरा मशवरा ये है कि यार स्कॉलरशिप के पैसों पे रिलाय होकर बिल्कुल भी मत आना। वो मतलब ये समझना कि एक बोनस है जो हमें मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई मसला नहीं। काफ़ी स्टूडेंट जो मैंने देखा वो ये करते हैं कि वो आते हैं, सोचते हैं कि यार ठीक है 1 महीने का हम खर्चा लेकर आते हैं और जो है बाकी स्कॉलरशिप आ जाएगी, उससे हमारा निकल जाएगा मंथली एक्सपेंस जो भी होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, स्कॉलरशिप मिलने में बहुत टाइम लग जाता है और फिर वो रुल होते हैं यहाँ हुआ। तो स्कॉलरशिप की अमाउंट जो भी है उसको अपने दिमाग में ये रखिएगा कि एक बोनस है, उस पर रिलाय मत कीजिएगा। अच्छा, तो लेट्स टॉक अबाउट मंथली एक्सपेंस। बेसिकली इट डिफर्स फ्रॉम सिटी टू सिटी, बट ये कि अगर आप बिग सिटीज़ में रहते हैं तो आपका जो खर्चा होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल सिटीज़। ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन इफ़ यू आर लिविंग एट द नॉर्थ इटली और इफ़ यू आर साउथ इटली। यानी साउथ में जो सिटीज़ हैं वो थोड़े से सस्ते हैं और नॉर्थ की जो सिटीज़ हैं थोड़े से महंगे। इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट स्टिल देयर इज़ अ डिफरेंस। आपका जो मंथली एक्सपेंस का जो ह्यूज चंक है वो आपके रेंट में चले जाता है। तो डिपेंड्स आप किस तरह के अकोमोडेशन में रह रहे हैं। प्राइवेट जो रूम्स होते हैं वो यूजुअली 300 से स्टार्ट होते हैं और 400 तक जाते हैं। और अगर आप डबल रूम ले रहे हैं यानी शेयर्ड में रह रहे हैं किसी के साथ तो 220 से लेके वो 280 तक के होते हैं। ये एक एवरेज है, हो सकता है इससे आपको थोड़ा सस्ता मिल जाए, हो सकता है इससे ज़्यादा महंगा मिले। एज ए सेड के डिफ़र करता है सिटी टू सिटी एंड अगर आप किस सिटी में हैं, किस रीजन में, किस टाइम पे आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो फैक्टर डालती हैं इसमें। दूसरा ये कि फ्रूट ग्रॉसरीज होती हैं वो यूजुअली 30 यूरो से लेके 50 यूरोज़ के बीच तक आती हैं, ठीक है ना। नॉट इंक्लूडिंग स्नैक्स, में जस्ट ये जो ग्रॉसरीज होती हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो खाना का जो है फॉर एग्जांपल आपका 50 यूरोज़ की ग्रॉसरीज आ गई, ठीक है। इसके अलावा अगर आप डाइन आउट यानी बाहर से कभी कुछ खाते हैं या कोई ड्रिंक लेते हैं, कुछ भी करते हैं तो उसका फिर एड अप होता जाता है। तो फूड एक्सपेंस जो होता है वो आप 80 यूरोज़ तक माइंड में रखें। हो सकता है अगर आप बचत करें तो 50 यूरोज़ में भी आ जाए, हो सकता है आप 100 यूरोज़ भी जाए, लेकिन 80 यूरोज़ इज़ एन एवरेज। ट्रांसपोर्टेशन का ये सीन होता है कि यार हमें तो हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से कार्ड मिला होता है ट्रांसपोर्टेशन का, तो 1 ईयरली कार्ड होता है वो, तो हमें तो ट्रांसपोर्टेशन के पे नहीं करने पड़ते। बट अगर आपको वो कार्ड नहीं मिल रहा, आपकी यूनिवर्सिटी उस तरह कोई ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रही, तो जो एक टिकट होता है वो 1.5 यूरो तकरीबन आता है। 150-170 यूरो तक के एक टिकट आता है जो कि 2 घंटे तक वैलिड होता है, 1.5 या 2 घंटे तक। और अगर आप मंथली लेते हैं टिकट, मंथली टिकट लेते हैं वो 45 यूरोज़ 50 यूरोज़ तक का टिकट आता है मंथली का ट्रांसपोर्टेशन का। सो लेट्स समराइज इट। फॉर एग्जांपल आप एक प्राइवेट रूम ले रहे हैं, 250 यूरो आपका रेंट हो गया, ठीक है। 50 यूरो आप एक्स्ट्रा रख लें, कोई एक्स्ट्रा खर्चा आ गया, कुछ भी हो गया, और एक्स्ट्रा खर्चा आते रहता है यूनिवर्सिटी में, कभी कोई रिक्वायरमेंट या कुछ भी, तो 300 यूरो ये हो गए। 100 यूरोज़ का आपका खाना रख लें और 50 यूरोज़ आप ट्रांसपोर्टेशन वगैरह रख लें, तो 450 यूरोज़ इज़ लाइक एन एवरेज आपका इतना खर्चा आएगा और इतना आता है लोगों का। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा कि जो स्कॉलरशिप में जो अकोमोडेशन होती है वो सेकंड ईयर स्टूडेंट्स को मिलती है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को नहीं मिलती। तो अगर आप ये माइंड में रख रहे हैं कि आप जैसे इटली आएंगे और आपको अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल जाएगी, तो वो ऐसा नहीं होता। वो सेकंड ईयर स्टूडेंट्स को मिलती है, फर्स्ट ईयर में आपको खुद ही अरेंजमेंट करनी होती है अपनी अकोमोडेशन की। और आप इटली आ रहे हैं तो एटलीस्ट 3 से 4 मंथ का जो एक्सपेंस है वो अपना लेकर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 450 यूरो एवरेज एक्सपेंस है, तो आप मल्टीप्लाई बाय 4 उतना आप एक्सपेंस लेकर आएगा। 1700 2000 तक यूरो आप ले आएँ। मेरी रिकमेंडेशन तो ये होगी फर्स्ट, अगर आप 2000 तक ले आ सकते हैं, क्योंकि यू नेवर नो व्हाट हैपेंस। बेस्ट के सिनेरियो आपको पहले मंथ से जॉब मिल जाए, सब कुछ हो जाए, और जॉब्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये कि वर्स्ट के सिनेरियो को दिमाग में रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेकर आएगा, ताकि जब यहाँ पर आएँ आप तो इतना मसला ना हो आपको। मैं सुबह से निकला हुआ था और अभी आप देख सकते होंगे शाम होने वाली है, बिकॉज आई वॉन्टेड टू शूट ईच सब टॉपिक ऑफ दिस वीडियो एट डिफरेंट लोकेशन। तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है, फिर उसको एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो यार लाइक वगैरह कर देना, कमेंट्स वगैरह कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, इट विल रियली मीन अ लॉट टू मी। तो लेट्स टॉक अबाउट ऑड जॉब्स। यार ऑड जॉब्स में ये 2 चीज़ें होती हैं। देखो, ऑड जॉब्स पहले तो ये कि मिलना थोड़ा मुश्किल है। उसका रीज़न ये है कि इटालियन लैंग्वेज अगर आपको नहीं आती तो बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप खुद ही सोचें कि यहाँ पर सब हर कोई इटालियन बोलता है, ठीक है, इंग्लिश बहुत कम लोग बोलते हैं। तो अगर आपको एक रेस्टोरेंट में आपको एक जॉब चाहिए वेटर की या किसी चीज़ की, और आप वेटर और कस्टमर से बात ही नहीं कर सकते, तो आपको किसी भी तरह की जॉब कैसे कोई दे सकता है।
क्योंकि लैंग्वेज अगर आपको नहीं आती तो लैंग्वेज इज़ अ ह्यूज फैक्टर। एक जॉब जो आपको मिल सकती है वो है डिलीवरी जॉब, वो आपको ईजिली मिल जाती है, ठीक है, लेकिन उसमें भी टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है वो मैं थोड़ा सा आगे जाके वीडियो में बताता हूँ। लेकिन और जॉब्स का ये सीन है कि आपको दो तरह की जॉब मिलती है, या तो डिलीवरी जॉब, ठीक है, उसमें आपको ये कि साइकिल खरीदनी पड़ेगी। साइकिल जो होती है वो इलेक्ट्रिक साइकिल 800 यूरो, 700 यूरो, 600 यूरो तक की आती है, और आप मैनुअल साइकिल लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इसके लिए डिलीवरी जॉब करना, वो आपको 100 यूरो में मिल जाएगी, 150 यूरो में मिल जाएगी। दूसरी बात ये कि और जॉब्स में आपको किचन की जॉब मिल जाएंगी, कि यार बर्तन धोना और इस तरह की जॉब, या फिर आपको डिलीवरी जॉब, जैसे मैंने कहा। तो किचन की जॉब के लिए भी अगर आप सोच रहे हैं कि आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे आपको और जॉब मिल जाएगी, तो यार बहुत चांसेस कम है, मिल जाती है लेकिन स्टिल चांसेस कम है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जब आएँ तो आपकी सीवीज़ जो हैं वो प्रिंट करके ले आएँ, और सीवीज़ को इस तरह बनाना कि आपने होटल में या कहीं एक्सपीरियंस तरह का डाल देना, और वो प्रिंट करवा के ले आना, और फिर वो यहाँ आके रेस्टोरेंट्स और कैफेज़ में ड्रॉप करना। क्योंकि आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो मुश्किल आता है, लेकिन आप जाके रेस्टोरेंट में जाके जब सीवी ड्रॉप करते हो ना, फिर उससे चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और प्रिंट करवा के ले आना, क्योंकि यहाँ पर प्रिंट जो है वो 50 सेंट का एक प्रिंट होता है, तो बेहतर ये है कि आप सीवीज़ अपनी बहुत सारी प्रिंट वहीं से करवा के ले आएँ अपने कंट्री से। तीसरा ये कि और जॉब्स टाइम लगता है मिलने में, मिल जाती हैं लेकिन टाइम लगता है, तो दिमाग प्रिपेयर्ड हो के आइएगा कि यार ज़रूरी नहीं है कि आप आएँ और आपको और जॉब्स मिल जाए। हाय, तो मैं अभी घर पर आ गया हूँ क्योंकि बाहर अंधेरा हो रहा था और लाइटिंग अच्छी नहीं थी। तो लेट्स टॉक अबाउट लैंग्वेज बैरियर। इटली में लैंग्वेज बैरियर है, और कंपैरेटिवली दूसरे कंट्री से थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि इटालियंस जो हैं वो थोड़े प्राउड नेचर के हैं। वो अपनी कल्चर, अपनी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो अगर आप फॉर एग्जांपल किसी इटालियन को अप्रोच करेंगे, अगर आप थोड़े से रूडली हैं, तो उससे अगर इंग्लिश आती होती हुई तो भी वो कहेगा कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, वो प्रिटेंड इस तरह करेगा कि मुझे सिर्फ इटालियन आती है। तो एक टिप मैं देना चाहूँगा कि अगर आप फॉर एग्जांपल इटली में आए और अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए, किसी कुछ पूछना हो, किसी इटालियन से कोई भी हेल्प चाहिए हो, तो आप उसे ऐसे रूडली अप्रोच ना करें। यूजुअली लोग होते हैं जाते पूछते हैं कि ना पार्ली इंग्लिश है, पार्ली इंग्लिश इज बेसिकली इटालियन फॉर डू यू स्पीक इंग्लिश, तो डू यू स्पीक इंग्लिश। तो ये बहुत ही एक रूड वे है, और इसका कोई सेंस भी नहीं बनता, क्योंकि अगर उसे इंग्लिश आती हुई तो वो आप नॉर्मल कोई भी बात पूछें, अगर आती हुई तो बता देगा, नहीं आती हुई तो मना कर देगा। तो आप किसी भी अप्रोच करें, पहले तो उसे अपनी ग्रीटिंग्स, जो इटालियन ग्रीटिंग्स होती है, चाओ, बुongiorno, buonasera, वो उसे आप बोलें, और फिर उसे बोलें आई एम सॉरी बट आई एम फ्रॉम ब्ला 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 एंड आई नीड अ लिटिल हेल्प, कैन यू हेल्प मी। उसे इंग्लिश आती हुई तो सिंपली बोल देगा यस आई कैन हेल्प यू, टेल मी व्हाट इट इज़। दूसरा मसला ये आता है कि यहाँ के जो ऑफिशियल और जो गवर्नमेंट इदारे होते हैं ना, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग इटालियंस ही बोल रहे होते हैं। तो आपको एक और टिप मैं दूंगा कि अपने गूगल ट्रांसलेटर में इटालियन लैंग्वेज को डाउनलोड कर लें, ताकि अगर आपके पास इंटरनेट ना भी हो तो आप ट्रांसलेशन कर सकें जो भी हो, ठीक है ना। आई हाईली रिकमेंड कि आप इटालियन सीखें। यहाँ आने से पहले ही एक ऐप है मेमोराइज, इट हेल्प मी अ लॉट। मुझे इटालियन नहीं आती इतनी, बट थोड़ी बहुत जितनी भी आती है मैंने इस ऐप से सीखी है। इसमें ये होता है कि इटालियन वर्ड्स आपको मेमोराइज ईजिली हो जाते हैं इस ऐप के थ्रू। तो ये यूज़ करें रोज़ जितना आप कर सकते हैं, और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इटालियन सीख करें ताकि आपको यहाँ पर ईजी हो। और अगर आप इटालियन फॉर एग्जांपल नहीं भी सीखते तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कोई गुजारा नहीं होगा या बहुत ज़्यादा मसले आएंगे या अब आप रह ही नहीं सकते, ऐसा भी नहीं है। मुझे 1 साल से ऊपर हो गया यहाँ पर रहते हुए और मुझे इटालियन नहीं आती, मतलब थोड़ी बहुत आती है लेकिन दैट्स अबाउट इट, और मुझे इतना कोई मसला नहीं आता। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सबसे बड़ा मसला इटली आने का है। इटली का जो बड़ा मसला है वो ये है, यहाँ के गवर्नमेंट के इदारे बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं किसी भी प्रोसेस को करने में। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आने से पहले सबसे पहले आपने कोई चीज़ करनी है वो है परमेसो डी सोजोर्नो, जो कि रेजिडेंट कार्ड बनता है, वो बनाने के लिए आप लोग अप्लाई कर देना है, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि उस कार्ड को बनने के लिए 4 महीने से लेके अप टू 8 महीने तक लग जाते हैं, और जब तक वो कार्ड नहीं बन जाता ना तो आप कहीं भी जॉब नहीं कर सकते, ना और जॉब कर सकते हैं ना डिलीवरी की जॉब कर सकते हैं। हाँ, किसी देसी के रेस्टोरेंट वगैरह में आपको जॉब शायद मिल जाए, लेकिन उसकी पे बहुत कम होगी। लेकिन ऑफिशियल कोई अगर आपको कोई और जॉब भी करनी है तो आपको वो कार्ड का होना लाजमी है। यहाँ पर डिलीवरी की जॉब भी करनी है तो उसके लिए भी आईडी बनती है, और आईडी के लिए परमेसो डी सोजोर्नो का होना रिक्वायर्ड है। तो जैसे ही आप यहाँ पर आएँ, सबसे पहले आपने काम ये करना है कि जो रेजिडेंस परमिट का कार्ड है वो आपने अप्लाई करने के लिए दे देना है। उसका क्या प्रोसीजर होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगा किस तरह क्या करना होता है। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और बेसिकली होता है कि आपको किट लेनी होती है, उसको फिल करना होता है, और कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको करके सबमिट करवा देना होता है, ठीक है। दैट इज़ द ह्यूज प्रॉब्लम दैट आई थिंक इटली हैज़। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बाकी कंट्रीज़ में भी लगता होगा लेकिन इतना आई एम श्योर कि नहीं लगता। जर्मनी में फॉर एग्जाम्पल इतना टाइम नहीं लगता। तो अगेन पूरी वीडियो का मकसद यही है कि यार मसले मसाइल हैं, इनको दिमाग में रख के आइएगा, डरिएगा नहीं कि यार क्या हो गया, क्यों है। और मतलब एक जगह अगर आपने डिसीजन ले लिया है इटली आने का,
आपने वीज़ा वगैरह का अप्लाई कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो इट्स फाइन, यू गोना डू फाइन। बट जितनी भी जो भी बातें मैंने वीडियोज़ में बताई हैं, उसका मकसद सिर्फ यही है कि आप थोड़े प्रिपेयर्ड होकर आएँ, ठीक है ना? और आपको पता हो कि क्या चीज़ कैसे करनी है, क्योंकि जब मैं आया था मुझे कोई भी हेल्प नहीं थी, मुझे कोई भी बताने वाला नहीं था, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ था मुझे कि यार कैसे क्या करना है, और मैंने सब कुछ खुद फिगर आउट किया। दैट इज़ व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो सो दैट यू गाइस हैव अ लिटिल बिट हेल्प। अगर आपको कोई भी बात मुझसे पूछनी है, कुछ भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट्स में मुझे बताएं। आई रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट, ठीक है ना? अगर आप ये वीडियो पूरी देखी है तो आपको पता चल गया होगा कि यार एडिटिंग में कितनी ज़्यादा एफर्ट्स लगी हैं, और मैंने वीडियो भी डिफरेंट जगहों पर शूट किया ताकि इसको इंगेजिंग रखूँ, बोरिंग वीडियो ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं दे सकूँ। इवन कि जो मैं बोल रहा हूँ वो भी हर चीज़ मैंने पहले से उसकी स्क्रिप्ट बना के रखी थी ताकि रिपीटेशन ना हो और आपका टाइम बचे, और कम से कम टाइम में मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकूँ। सो यार बहुत ज़्यादा एफर्ट लगी। अगर आप लाइक, कमेंट और शेयर कर देंगे इस वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों से, तो उनके लिए भी हेल्प हो जाएगी एंड मेरे लिए भी बहुत हेल्प हो जाएगी। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आई विल बी मेकिंग अ लॉट ऑफ वीडियोज़ कि ग्रॉसरीज कितने की होती हैं, ईच एंड इंडिविजुअल आइटम्स की प्राइसिंग वगैरह बताऊँगा, और यहाँ पर अकोमोडेशन कैसे ढूँढते हैं, और बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू अगेन।